नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है अपनी तो पाठशाला में। आज का जैसा कि विषय है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स अभी पिछले कुछ दिनों में जो कि टोक्यो 2020 में खेला जाना था, लेकिन पेंडेमिक कोरोना वायरस के कारण से 2021 में खेला गया और बड़े अच्छे ढंग से इसको समाप्त किया गया। बड़ा ही सुंदर और शानदार इसका शुरुआत और अंत दोनों हुआ। इस साल वैसे भी बहुत खास है क्योंकि भारत ने गोल्ड मेडल और सर्वाधिक मेडल जीत करके हमारे देश का नाम रोशन किया है। इससे पहले कि मैं देश के बारे में जानकारी और दूं या ओलंपिक के बारे में चलूं जानकारी देना, सर्वप्रथम हम उन सभी प्रतिस्पर्धा खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने इस खेल पर हिस्सा लिया और अपने अपने देश का नाम किया। वैसे ही हम एक भारतीय होने पर जो गर्व महसूस हो रहा है, मैं बता नहीं सकता कि मैं एक भारतीय होकर के कितना गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं यह चीज शेयर करने के लिए, और इसीलिए मेरे मन में एक विचार आया कि आप सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आइए जानकारी से पहले जानते हैं इस साल के मेडलिस्ट, हमारे देश का नाम गर्व से ऊंचा करने वाले नीरज चोपड़ा जी का, जिन्होंने 125 सालों से एथलेटिक्स में सूखे पड़े को गोल्ड से सींच दिया है और शानदार गोल्ड मेडल हमारे देश को दिलाया। इस साल भारत इसलिए भी बहुत ज्यादा फेमस है या बहुत अच्छा किया है ओलंपिक्स में क्योंकि उसने सर्वप्रथम पहली बार इतने सालों के खेलों में पहली बार 7 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आइए मैं उनसे आपका इंट्रो करवाना चाहता हूं, उन महान हस्तियों से जिन्होंने देश में डंका बजा दिया है भारत का, ताकि सारे देशवासी उनको जान सकें। पहला नाम मैं जिनका लेना चाहूंगा वो नीरज चोपड़ा जी हैं। इनके बारे में क्या ही कहना, सारे देशवासी 140 करोड़ जनसंख्या का भारत देश एक गोल्ड मेडल पाने के लिए तरस जाता है, लेकिन वो कारनामा करके दिखाया है नीरज चोपड़ा जी ने। हम सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए। नीरज चोपड़ा जी ने देश को एक नई बुलंदी पर ले जा करके एक इतिहास रचा है। उन्होंने भाला फेंक पर भारत को एक रिकॉर्ड विजयी हासिल करवाई। उसके बाद इस साल अन्य सालों की अपेक्षा फिर से महिलाओं का वर्चस्व स्थापित रहा। हमारी देश की बेटियों ने जबरदस्त काम किया और खूब सारे मेडल लाने में हेल्प की। पहले भी महिलाएं ही ज्यादातर इसमें आती थी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि पुरुषों का भी इसमें बोलबाला होता जाए। मीराबाई चानू जी वेट लिफ्टिंग में पहले ही दिन, टोक्यो ओलंपिक के पहले ही दिन उन्होंने पूरे देशवासियों को खुश कर दिया। एक उमंग सी दौड़ गई और इच्छाएं जागृत हो गई। ऐसा लगा कि इस 15 दिनों तक चलने वाले खेल में इस साल भारत के लिए बेहतर ही बेहतर होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, और उन्होंने बहुत ही गौरवान्वित किया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आई पीवी सिंधु, जिनका मैं खुद में भी बहुत बड़ा प्रशंसक और पसंद करने वाला हूं, क्योंकि लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल पाने वाली महिला बन गई हैं। और पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल से ही इस बार संतुष्ट किया, लेकिन खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। ऐसा पराक्रम उन्होंने दिखाया, ऐसा खेल दिखाया उन्होंने कि मन हर्ष से झूम उठा। लाजवाब खेल खेला पीवी सिंधु जी ने। बैडमिंटन में उन्होंने ब्रॉन्ज प्राप्त किया, लेकिन वो मेरे लिए गोल्ड से कम नहीं है। लेवलिना जी जो कि ब्रॉन्ज मेडल उन्हें भी मिला, और लेवलिना जी ने भी अपने बॉक्सिंग का परचम दिखाया। एक महिला होकर के मुक्कों से लड़ाई की और हमारे देश को ब्रॉन्ज दिलाया। अगली कैटेगरी में रवि कुमार दहिया जी, इन्होंने भी कुश्ती में सिल्वर मेडल दिला करके भारत का नाम बिल्कुल ऊंचे पन्नों पर दर्ज करा दिया, और कुश्ती में इन्होंने खूब जम करके दूसरे प्रतिद्वंदी को पटका। अगले में बजरंग पुनिया जी, इन्होंने भी गजब का पराक्रम दिखाया और ब्रॉन्ज मेडल दिला करके हमारे देश को खुशियों से हरा भरा कर दिया। सभी इंसान हंस रहे थे, नाच रहे थे।
कूद रहे थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, हमारे देश महानतम देश में जो कि मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी जो कि हॉकी के जादूगर कहलाते थे, उस जैसे देश में हॉकी बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी। लेकिन इस साल पुरुषों ने और महिलाओं ने भी जोर दिखाया। महिलाओं ने मेडल से चूक गई, लेकिन मैं उनका भी खेल बहुत सराहा, बहुत देखा, बहुत प्रशंसा की। लेकिन पुरुषों ने ये मेडल छोड़ा नहीं और ब्रॉन्ज मेडल लेकर 42 सालों का सूखा साफ कर दिया और हमारे देश को हॉकी में भी मेडल दिलाया। देखिए बच्चों या प्रिय मित्रों जो भी देख रहे हैं, हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। लेकिन अगर हम एक खिलाड़ी का नाम पूछ लें तो बच्चा नहीं जानता है। क्रिकेट सिर्फ 16 या 17 देश खेलते हैं, लेकिन हर बच्चे को हर खिलाड़ी का नाम पता रहता है। नेम, फेम, गाड़ी, हम उसको फॉलो करते हैं। अगर थोड़ा सा रिस्पेक्ट या थोड़ा सा सम्मान या थोड़ा सा पहल करें तो हम इन खिलाड़ियों को भी, जो कि 4 सालों तक छिपे रहते हैं और फिर जाके अपने वर्चस्व को दिखाने का मौका मिलता है इन्हें, और पूरी दुनिया के प्रतिद्वंदियों से लड़ना पड़ता है, तो इनके लिए अगर हम जुड़े, इनको प्रोत्साहित करें तो बहुत ही आनंददायी और इनको बढ़ने में मौका मिलेगा। तो ये रहे हमारे इस साल के मेडलिस्ट। आपने भी इनको देखा होगा टीवी में और आनंदित हुए होंगे। तो बच्चों ये थे हमारे इस साल के विनर। आइए अब चर्चा करते हैं कि हमारे देश में 7 मेडल आए। वहीं यूएसए, चाइना और जापान लगातार 39, 29 और 38 ऐसे गोल्ड मेडल्स बस इतने जीतते हैं। मेडल्स की तो बात ही छोड़ दो, यूएसए का तो 100 पार जाता है, चाइना का भी 100 पार है। तो ये इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश यानी भारत में ओलंपिक में इतना स्तर नीचे क्यों है? हम खिलाड़ी क्यों नहीं बन पाते या हम उतने अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे की वजह हम अभी आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले ओलंपिक के बारे में जानते हैं। बच्चों, हमने आप लोगों से कहा था कि उत्तर जो सही देगा, एक प्रश्न पूछा था शॉर्ट वीडियो में कि इसकी स्थापना कब हुई ओलंपिक की। तो ओलंपिक की शुरुआत जो कि बैरन पियरे डी कैब्रिन ने की थी, जो कि एक फ्रांसीसी शिक्षक थे। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं भी एक शिक्षक के प्रोफेशन में हूँ। और जो भी दुनिया के बड़े बड़े चीज़ों को परिवर्तन लाने वाला काम है वो शिक्षक ही कर सकता है। और उन्होंने एक फ्रांसीसी शिक्षक होते हुए पहली बार इसकी चर्चा या इसके गठन के लिए 1892 में एक आंदोलन चलाया। 1892 में आंदोलन चला, 4 वर्षों तक चलता रहा। 2 वर्षों बाद उसके लिए कई देश कुछ मानने को तैयार हुए। 1894 तक उस पे चर्चा, सहमति बननी स्टार्ट हुई और अंततः 1896 में इसकी स्थापना हुई और इसके खेल को आयोजित किया गया। तो पियरे जी के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। आइए जानते हैं इसके नियमों को थोड़ा सा। बच्चों, जो ये गेम है ये सिंगापुर में इसकी मेन ब्रांच है, सिंगापुर में। लेकिन इसके जो नियम हैं वो 2 भाषाओं में लिखे गए हैं। हालांकि हर देश अपने अपने भाषाओं में इसको ट्रांसलेट कर चुका है जानने के लिए, ताकि अपने खिलाड़ियों को अच्छे से ट्रेन कर सके। लेकिन मुख्यतः यह अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में ही लिखा गया है इसके नियमों को। अगर आपको किसी नियम में कोई समस्या आए तो आप फ्रेंच या इंग्लिश में ही देख सकते हैं। अगर कोई दुविधा होती है तो इंग्लिश को भी नहीं माना जाएगा, मुख्य भाषा फ्रेंच ही मानी जाती है। तो अब फ्रांसीसी थे तो चूंकि पियरे जी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इसके नियमों की स्थापना भी उन्होंने की थी। और इसमें जो मुख्यतः 5 रंग की क्लिप आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं, 5 रंगों से सजी हुई ये सुंदर सी फ्लैग जो कि ओलंपिक को दर्शाता है। ये 5 रंगों का अलग अलग मतलब है। ये 5 रंगों को भी फ्रांसीसी शिक्षकों ने ही उसका नियमन किया था, उसका रचना की थी, जो देखने में बड़ा ही लुभावना है। इसका सीधा सा मतलब है ओलंपिक के इन झंडों में जो रिंग एक दूसरे से जुड़ी हैं, सारे देशों को एकत्रित करना, सारे देशों को एक साथ मिलाना, भाईचारा, स्नेह को बढ़ाना। इस खेल को पूरी श्रद्धा के साथ लोगों ने इसीलिए खेला था ताकि एक बार जो दुनिया भर में लड़ाइयाँ चलती थी बच्चों, दुनिया भर में युद्ध चलते थे पहले, मेरे अनुसार तो जो मेन मुख्य बिंदु यही था
कि दुनिया को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। सभी जमीन के लिए, किसी जायदाद के लिए या किसी धन के लिए, किसी संपदा के लिए लड़ाई करते रहते थे, जिसमें से करोड़ों लोगों की जान जाती थी, चीजें बर्बाद होती थी और प्रकृति का भी विनाश होता था। इसलिए पियरे जी ने सोचा कि ऐसी कोई एक संगठन का निर्माण किया जाए कि जिससे देश आपस में जुड़ने का प्रयास करें। IOC, इसी में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन 1896 को सर्वप्रथम किया गया और उससे गेम आयोजित किए गए। आइए चर्चा करते हैं ओलंपिक नाम पड़ा कैसे। देखिए, यूनान की राजधानी क्या थी? एथेंस। ग्रीस में से ही एथेंस था जहां पे खेल खेला गया था सर्वप्रथम। तो यह सर्वप्रथम जब खेल खेला गया बच्चों, तो ये खेला गया था ओलंपिया नाम की एक पहाड़ी पर। तो ओलंपिया नाम की पहाड़ी पर खेल खेलने की वजह से इसका नाम ओलंपिक रख दिया गया। तो इस प्रकार से यह खेल में करीब 200 से ज्यादा लोग, 200 से ज्यादा देश शामिल होने लगे। वैसे तो यह खेल 1200 साल पुराना है, पर 1200 साल पहले खेलों की जो नियम थे या खेल थे वो सीमित थे। घोड़ दौड़ होती थी या फिर भाला फेंक होता था या कुश्ती तक ही सीमित था, यानी युद्ध जैसे ही होता था। आइए जानते हैं इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। पहली बात तो इस ओलंपिक का मुख्य लक्ष्य होता है लोगों को आपस में सहिष्णुता, सबको प्रेम, भाईचारा और एकजुटता का संदेश देता है। साथ में इसका एक मोटिव भी रखा गया है, मेन बिंदु जिसे कहा गया है, ताकत, लंबाई और ऊंचाई। जीवन में ये सारे चीज करने ही चाहिए, आपको नई से नई बुलंदियों तक पहुंचना ही चाहिए। आइए जानते हैं कि हमारा देश इसमें आगे बढ़ क्यों नहीं पाता है। इसके भी बहुत सारे कारण हैं। देखिए, हमारे समाज में हमारे जो घर के पेरेंट्स होते हैं, स्कूल के पेरेंट्स होते हैं, पहली बात तो हमारे टाउन्स में जो विद्यालय होते हैं उन विद्यालयों में पढ़ाई को ज्यादा फोकस दिया जाता है और जो कि वो करवा भी नहीं पाते हैं, और खेल को कम। तो जब खेलों को आप उतना महत्व पहले से ही नहीं देंगे तो आप कैसे बच्चों को खेल के लिए तैयार कर पाएंगे। जैसा कि अब मैंने देखा, डाइविंग जैसा खेल हमारे देश में होता ही नहीं। डाइविंग जो फ्लिप करके पानी में छलांग मारते हैं, 14 वर्ष की चाइना की एक प्रतिद्वंदी ने गोल्ड और उसी से 2 साल बड़ी प्रतिद्वंदी 16 ईयर की सिल्वर मेडल जीता। बाकी 32-28 साल के अलग अलग खिलाड़ियों ने इसको देखा। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ हमें टीवी की न्यूज देख करके ताली बजाने की जरूरत नहीं है। अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। न इसमें पैसे की कमी है। अगर आप एक बार भी कोई मेडल जीतते हैं, प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, तो न तो नेम की कमी होगी न तो फेम की। करोड़ों रुपए बरसा दिए जाएंगे, दुनिया भर में आपका नाम होगा। उसके बावजूद हम उसकी तैयारी क्यों नहीं करते। हमारे देश में तो एक एक से तैराक है, एक एक से चीजें हैं। हमें बस सही समय की जरूरत है और गवर्नमेंट तो अपने तरफ से प्रक्रिया कर रही है। हर बात के लिए गवर्नमेंट को दोषी ठहराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम प्रयास ही नहीं करते। हमें प्रयास करना चाहिए, हमें आलस को दूर करना चाहिए, हमें अच्छा भोजन, अपनी फिटनेस का ध्यान जब रखेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और होने वाले स्कूल या प्रतिस्पर्धा में अपने बच्चों को, या बच्चों आप अगर सुन रहे हैं तो विद्यालय की प्रतिस्पर्धा में या देश के या डिस्ट्रिक्ट के या नेशनल लेवल पर प्रतिस्पर्धा में भागीदार बने। कोई भी टैलेंट छुप बाहर आना चाहिए, दब के नहीं रखना चाहिए, और फिर वो धीरे धीरे बेकार हो जाता है। अगर कोई दूसरा आपको जबरदस्ती चुन करके बनाएगा कि आप ये खेल खेलिए, तो इम्पॉसिबल है कि उस खेल में आप बेहतर हो पाए। तो बात तो यही है कि आप अपने खेल की, अपनी प्रतिभा को समझें और समय से पहचानें। पेरेंट्स समय से पहचाने कि मेरा बच्चा कब होगा, क्योंकि स्टेमिना बनाने में बड़ा समय लगता है और ये 4 वर्षों में ही आता है। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है ये छोटा टॉपिक नहीं है। मैंने कुछ चीजों के बारे में ही अभी इसमें चर्चा की है। इस खेल में 3 प्रकार के पदक भी दिए जाते हैं जो गौरवान्वित करने के लिए, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो इन 3 पदकों के द्वारा उनकी रैंक नापी जाती है कि वह खेल में किस प्रकार का अपना योगदान दिया है। और भी इसमें कई सारे ऐसे समय भी आए कि जब इनको रोकना पड़ा। कई बार द्वितीय विश्व युद्ध हुए जिसके कारण उस दौरान, जैसे इस साल पोस्टपोन हुआ था 2020 में, 2021 में कराना पड़ा, उसी प्रकार
पिछले वर्ष भी ऐसे, कई वर्ष पहले भी ऐसा हुआ, कभी टेररिस्ट अटैक हो गया 1972 में, तो कभी वर्ल्ड वार चल रहे थे देश में, जिसकी वजह से भी बाधा पड़ी थी इस खेल को कराने में। पर फिर भी कई देशों ने एक साथ मिल करके इसको चलाते रह गए और ये संपूर्णता चलता है। बहुत ही शानदार खेल है। हम सभी भारतीयों को यह निश्चय करना चाहिए कि इसमें हम प्रतिभागी बने, सिर्फ टीवी के पीछे बैठकर ताली ना बजाएं, बल्कि उस ताली का हिस्सा, उस ताली के वजह बने, और ताकि आपकी वजह से कोई ताली बजाए, आपके बच्चों की वजह से कोई ताली बजाए, ऐसा हमें बनना चाहिए। जो जानकारियां अभी बची हुई हैं, वैसे जानकारी का तो अंत ही नहीं है, वो जानकारियां हम आपको अगली वीडियो में जरूर कराएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके दिए गए जवाब वाले लड़कों के नाम की घोषणा करने वाला हूं मैं, आप जरूर सुने। मैं सर्वप्रथम बताना चाहूँगा, नम्रता झा, पुष्पेन तिवारी, ऋषभ शुक्ला, अमन मिश्रा, आयुष सोनी, रविकरण, उमेश प्रसाद, सागर पांडे और स्नैकर गेमर, यश जायसवाल, शहनाज अंसारी, सुमित साहू और वंशिका गुप्ता जो कक्षा 8th की छात्रा रही हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बहुत सारे लोगों ने हमें व्हाट्सएप या फेसबुक में रिप्लाई दिया, लेकिन मैं उनका नाम यहाँ पे शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था यूट्यूब में जो कमेंट करेंगे उनके नाम को मैं शामिल करूँगा। आप सभी इसी प्रकार से इस वीडियो को देखें, हमें सपोर्ट करें और मैं प्रयास करूँगा कि आपको एक बेहतर से बेहतर जानकारी ला करके देता रहूँ। और मैं जाते जाते एक बार फिर से बैरन पियरेडी कैब्रिन का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से दुनिया को जोड़ने का एक शानदार तरीका प्राप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।